नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो मैं राहुल गोयल ज्योतिषार यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोगों ने अनुच्छेद के अंदर अनुच्छेद 1 यानी आर्टिकल 1, 2, 3, 4 पढ़ लिया था, जिसका संबंध हमारे संविधान के भाग 1 से था। भाग 2 जो कि नागरिकता से संबंधित है, अनुच्छेद 5 से 11, उसे हम लोग नहीं पढ़ने वाले हैं क्योंकि वो हमारे एग्जाम के लिए उतना ज्यादा रेलेवेंट नहीं है। आज से हम शुरू करेंगे संविधान का भाग 3, जो कि अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक जिसका उल्लेख है। और आज हम करने वाले हैं अनुच्छेद 12 और 13। और वहीं हमने पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर संविधान सभा को एक ही वीडियो लेक्चर के अंदर कंप्लीट कर लिया था। अगर आप वो वीडियो देखना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। अब हम कंटिन्यू आर्टिकल की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक सभी मूल अधिकारों पर चर्चा करेंगे और उसके बाद फिर एक लाइव लेक्चर के अंदर फंडामेंटल राइट को पूरा कंप्लीट करते हुए उसके प्रीवियस ईयर के सवाल और संभावित सवालों पर डिस्कशन करेंगे, जो कि लाइव रहेगा। आज हम शुरू करते हैं संविधान का अनुच्छेद 12 और 13। आप सभी जानते हैं कि हमारे संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों का यानी फंडामेंटल राइट का उल्लेख किया गया है। संविधान का भाग 3 अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक भाग 3 का उल्लेख है, जिसमें मूल अधिकार 12 से 35 तक नहीं है। मूल अधिकारों का उल्लेख केवल अनुच्छेद 14 से लेकर 32 तक है, जिसे हम लोगों ने 6 वर्गों में बांटा हुआ है। स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक और संवैधानिक उपचार। पहले 7 वर्ग हुआ करते थे, संपत्ति का अधिकार भी हुआ करता था, लेकिन हमने 44वें संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से हटाकर संविधान के भाग 300 क में रखा है। संपत्ति का अधिकार वर्तमान में एक विधिक अधिकार है, हालांकि उसका उल्लेख संविधान में है, लेकिन वो संवैधानिक अधिकार ना होकर एक विधिक अधिकार। तो मूल अधिकारों का उल्लेख अनुच्छेद 14 से लेकर 32 तक है, लेकिन अनुच्छेद 12, 13, 33, 34 और 35 इसमें मूल अधिकार नहीं दिए गए, लेकिन मूल अधिकारों से जुड़े हुए कुछ विशेष प्रावधान दिए गए। तो आज हम लोग शुरू करेंगे आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13। तो शुरुआत करते हैं अनुच्छेद 12 से। संविधान के भाग 3 मूल अधिकार, जिसमें अनुच्छेद 12 सामान्यतः आप लोगों को जो भी पढ़ाता है या जहां से भी आप पढ़ते हैं, आप मूल संविधान को कभी नहीं पढ़ते, आप हमेशा किताबों से पढ़ते हैं जो सामान्य किताबें होती हैं। मूल संविधान का मतलब जो हमारे संविधान का बेयर एक्ट है, जिसमें सभी आर्टिकल, सभी अनुच्छेद का सटीक उल्लेख किया गया है, जिसमें कोई भी गलती होने की गुंजाइश ही नहीं है। तो मैं आपको वहां से पढ़ा रहा हूं अनुच्छेद 12। अनुच्छेद 12 यह कहता है कि इस भाग में परिभाषा, अनुच्छेद 12 का टाइटल क्या है? परिभाषा। इस भाग में, इस भाग का मतलब भाग 3 में, जब तक कि संदर्भ में अन्य अपेक्षित ना हो, यानी भाग 3 में अगर कहीं भी राज्य का मतलब कुछ और नहीं लगाया गया है, तब राज्य के अंतर्गत क्या क्या आएगा? भारत की सरकार यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, संसद यानी पार्लियामेंट, राज्यों की या राज्यों में से प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल यानी स्टेट लेजिस्लेचर, और तीसरा भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर। भारत के राज्य क्षेत्र का मतलब, भारत के राज्य क्षेत्र में आते हैं आपके राज्य, आपकी यूनियन टेरिटरी और आपके अर्जित क्षेत्र। ये मैंने आपको आर्टिकल 1 में पढ़ाया था। भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकारी। तो आर्टिकल 12 राज्य की परिभाषा बताता है। यहां राज्य की परिभाषा का मतलब वर्तमान के किसी राज्य से नहीं है। अगर हम राजनीति विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस के अनुसार राज्य की परिभाषा को देखें, तब यह माना जाता है कि राज्य 4 तत्वों से मिलकर बनता है, जो कि पॉलिटिकल साइंस के अनुसार माना जाता है, जिसमें होता है भूभाग यानी लैंड, दूसरा जनसंख्या, तीसरा सरकार और चौथी होती है संप्रभुता।
क्योंकि पॉलिटिकल साइंस के अनुसार राज्य के 4 अनिवार्य अंग माने जाते हैं। वर्तमान में जो राज्य की हम बात करते हैं, जो 28 राज्यों की बात करते हैं, वो अलग है। पॉलिटिकल साइंस के अनुसार राज्य अलग है। यहां पर हम जिस राज्य की बात कर रहे हैं उसका संबंध संविधान के भाग 3 से है, संविधान के भाग 3 या संविधान के भाग 4 से है। क्योंकि भाग 4 का टाइटल क्या है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, तो वहां पर भी राज्य शब्द है। तो यहां पर जो अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है, इसका संबंध संविधान के 2 भागों से है, भाग 3 और भाग 4। और राज्य की परिभाषा में किन किन चीजों को शामिल किया गया है, देखिए आप सभी जानते होंगे कि हमें जो मूल अधिकार मिलते हैं वो राज्य के विरुद्ध दावे हैं, अर्थात राज्य हमारे मूल अधिकारों को छीन नहीं सकता। हालांकि कुछ मूल अधिकार ऐसे भी होते हैं जो राज्य के साथ साथ हमें निजी व्यक्तियों के विरुद्ध भी मिलते हैं। उदाहरण के तौर पर अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 23, ये हमें राज्य के साथ साथ निजी व्यक्ति, आम व्यक्तियों के विरुद्ध भी मिलते हैं। वो भी हमारे मूल अधिकारों को नहीं छीन सकते, लेकिन मूलतः या अधिकांश मामलों में फंडामेंटल राइट हमें राज्य के विरुद्ध मिलते हैं। दूसरी बात याद रखिएगा इस बात को कि अनुच्छेद 12 में जो राज्य की परिभाषा दी गई है उसका संबंध केवल भाग 3 और भाग 4 से है। इसके अलावा और कहीं भी राज्य शब्द होगा तो उसकी परिभाषा का मतलब अनुच्छेद 12 से नहीं है, इस चीज को याद रखिएगा। तीसरी बात, अब राज्य के अंतर्गत अनुच्छेद 12 में क्या क्या आता है। पहला, भारत की सरकार और संसद यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड पार्लियामेंट, केंद्र की कार्यपालिका और केंद्र की विधायिका। राज्य की सरकार और विधानमंडल यानी स्टेट गवर्नमेंट, सभी राज्यों की सरकारें, और स्टेट लेजिस्लेचर, विधानसभा, विधान परिषद। तीसरा, सभी स्थानीय निकाय, चाहे वो पंचायतें हो, नगर पालिकाएं हो या इत्यादि, या फिर अन्य निकाय। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर बताया है कि राज्य की परिभाषा में अन्य निकायों के अंतर्गत क्या क्या शामिल है और क्या क्या शामिल नहीं है। इसकी कोई निर्धारित सूची नहीं है, लेकिन समय समय पर सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा यह बताया जाता है कि कौन सा निकाय या कौन सा संगठन राज्य यानी आर्टिकल 12 की परिभाषा के अंतर्गत आता है। तीसरी बात कि आपको यह भी पता होगा कि जो राज्य है, राज्य का मतलब होता है कि जो हमें मूल अधिकारों से संरक्षण प्रदान करता है। यानी हालांकि यहां पर आप देखेंगे आर्टिकल 12 में न्यायपालिका नहीं है, ना ही सुप्रीम कोर्ट, ना ही हाई कोर्ट, ना ही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, क्योंकि न्यायपालिका को मूल अधिकारों का संरक्षक कहा गया है और राज्य हमारे मूल अधिकारों को छीन नहीं सकता। राज्य मूल अधिकारों का संरक्षण नहीं है, सुप्रीम कोर्ट या न्यायपालिका को मूल अधिकारों का संरक्षक कहा जाता है, और इसलिए यहां पर न्यायपालिका राज्य की परिभाषा में नहीं आता। और जो अन्य निकाय हैं, इसे समय समय पर सुप्रीम कोर्ट बताती है कौन सा राज्य की परिभाषा में आएगा या नहीं आएगा। वर्तमान में यह माना गया है ऐसी कोई भी संस्था या निकाय जो एज ए स्टेट कार्य करती है उसे आर्टिकल 12 के अंतर्गत परिभाषा में शामिल किया जाएगा। सिविल सर्विस में तो नहीं, लेकिन जुडिशियल सर्विस में अनुच्छेद 12 के अन्य निकायों में कौन आता है कौन नहीं आता, इससे कई बार सवाल आए हैं। जैसे एनसीईआरटी, बीसीसीआई, ओएनजीसी, क्या ये राज्य की परिभाषा में आते हैं? इससे सवाल जुडिशियल सर्विस में बहुत बार पूछे गए। सिविल सर्विस के लिए इतना ज्यादा पढ़ना हमारे लिए आवश्यक नहीं है। अभी सिर्फ इतना समझो कि राज्य का मतलब अनुच्छेद 12, और यहां पर राज्य की परिभाषा का मतलब केवल भाग 3 और भाग 4 से है, जिसमें भारत की सरकार, संसद, राज्य की सरकार, विधानमंडल और सभी लोकल गवर्नमेंट आती हैं, और अन्य निकाय जो कि समय समय पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बताए जाए। चलो अब बढ़ते हैं अनुच्छेद 13 की ओर। अनुच्छेद 13 संविधान के सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद में से एक है, और इस आर्टिकल को समझना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो मैं पहले आपको बताता हूं कि आर्टिकल 13 में लिखा क्या गया। संविधान के अनुच्छेद 13 के अंदर कुल मिलाकर 4 प्रावधान हैं, 13(1), 13(2), 13(3), 13(4). पहले हम लोग इसकी भाषा को समझने की कोशिश करते हैं, फिर मैं समझाऊंगा कि इसके अंदर क्या चीज आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है।
बात करते हैं सबसे पहले आर्टिकल 13 का टाइटल है मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां। हम लोग सामान्यतः रट लेते हैं कि सवाल एग्जाम में पूछा गया कि न्यायिक समीक्षा की शक्ति या न्यायिक समीक्षा का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को जुडिशियल रिव्यू की पावर भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से मिलती है, तो अनुच्छेद 13। ये हमें सबको पता होता है, लेकिन आज हम थोड़ा सा आर्टिकल 13 को समझने की कोशिश करते हैं कि क्या लिखा है। मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां, इसका मतलब ऐसी कोई भी विधि जो मूल अधिकारों से असंगत है, मूल अधिकारों के विरुद्ध है, या मूल अधिकारों को कम करती है या छीनती है, उन विधियों के बारे में अनुच्छेद 13 बताता है। अब बात करते हैं कि आर्टिकल 13(1) क्या कहता है। इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले, संविधान के प्रारंभ का मतलब 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। उस संविधान के लागू होने से पहले भारत के राज्य क्षेत्र में, अर्थात जो भारत का राज्य क्षेत्र था जिसमें राज्य भी थे, यूनियन टेरिटरी भी आती है, राज्य क्षेत्र भी आती हैं। हालांकि उस समय भारत का राज्य क्षेत्र ऐसा विभाजित नहीं था, उस समय राज्यों को ABCD में बांटा गया था, इसके अलावा देशी रियासतें ये सब थी। तो यहां पर कहा गया है कि 26 जनवरी 1950 से पहले उस समय भारत के राज्य क्षेत्र में प्रवृत्त सभी विधियां, यानी सभी विधियां उस मात्रा तक शून्य होंगी जिस तक वे इस भाग के उपबंधों से असंगत हैं। आसान भाषा में अगर मैं कहूं, संविधान के लागू होने से पहले भारत के अंदर जो भी कानून प्रचलित थे, जो भी कानून लागू थे, अब वो लागू नहीं रहेंगे अगर वो हमारे संविधान के मूल अधिकारों के विरुद्ध है। अगर कोई ऐसा कानून है जो कि संविधान से पहले का है और वो मूल अधिकारों का उल्लंघन नहीं करता तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन संविधान के लागू होने से पहले का कोई कानून अगर हमारे संविधान के भाग 3 में दिए गए मूल अधिकारों के विरुद्ध है तो वह उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगा। ये शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है, उल्लंघन की मात्रा तक। इसको इस तरीके से समझिए कि मान लीजिए कि एक कानून है ABCD कानून, उस कानून के अंदर मान लीजिए कि 10 धाराएं हैं, 10 सेक्शन है। जरूरी नहीं कि वो 10 की 10 धाराएं कानून की हमारे मूल अधिकारों के विरुद्ध हो। मान लीजिए कि उस 10 धाराओं में से केवल एक ही धारा हमारे मूल अधिकारों से असंगत है, तो हम पूरे कानून को खारिज नहीं करते, केवल उस धारा को खारिज करते हैं। लेकिन अगर उस धारा पर वह धारा 10 धाराओं में से कोई एक धारा जिसे हम खारिज करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि मूल अधिकारों से असंगत है, वह धारा उस कानून में सबसे महत्वपूर्ण है और बाकी 9 धाराएं उस एक धारा पर टिकी हुई हैं, तब ऐसी परिस्थिति में हम पूरे कानून को खारिज करते हैं। ये मतलब होता है उल्लंघन की मात्रा तक शून्य, अर्थात जहां तक वह कानून मूल अधिकारों के विरुद्ध है वहीं तक हम उसे खारिज करते हैं। दूसरा पॉइंट, राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छीनती हो, न्यून करती हो या इस खंड के उल्लंघन में बनाई गई प्रत्येक विधि उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगी। यहां पर शब्द लिखा है राज्य। राज्य का मतलब क्या है? आर्टिकल 12 ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा। विधि क्या होती है ये हम लोग आर्टिकल 13 के सब क्लोज 3 में पढ़ेंगे। तो इस भाग द्वारा, इस भाग का मतलब भाग 3, प्रदत्त अधिकारों का मतलब संविधान के भाग 3 में जो अधिकार दिए गए हैं उनको छीनती है या उनको कम करती है या फिर उनका उल्लंघन करती है, तो प्रत्येक कानून, प्रत्येक विधि उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगी। यह कहना चाहता है आर्टिकल 13 का सब क्लोज 2। और यही प्रावधान, आर्टिकल 13 का प्रावधान 2 हमारी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को जुडिशियल रिव्यू की पावर देता है। अगर कभी भी आपसे ऐसा पूछा जाता है कि न्यायिक समीक्षा की शक्ति का संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से है और आपको विकल्प में मिलता है 13(1), 13(2), 13(3), 13(4), अब याद रखिएगा 13(2) सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को जुडिशियल रिव्यू की पावर देता है, क्योंकि 13(2) कहता है कि राज्य ऐसी कोई भी विधि नहीं बनाएगा, राज्य का मतलब 12,
विधि का मतलब 13(3) से, जो इस भाग का मतलब भाग 3 में दिए गए अधिकार, जो मूल अधिकार 14 से 32 तक दिए गए हैं, उन्हें छीनती है, कम करती है। अगर ऐसा कोई विधि है जो उल्लंघन की मात्रा तक, उसे शून्य घोषित किया जाएगा। उल्लंघन की मात्रा मैं आपको बता चुका हूं कि अगर मान लीजिए कि कोई एक कानून है, उसमें 10 धाराएं हैं, अगर केवल एक ही धारा हमारे मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है तो हम पूरे कानून को खारिज नहीं करते, लेकिन अगर उस धारा के खारिज होने से पूरे के पूरे कानून का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा, तब हम पूरे कानून को खारिज करते हैं। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पर। तीसरा पॉइंट यह बताता है कि विधि क्या है। 13(3) यह बताता है कि विधि क्या है। 13(1) क्या बताता है? संविधान से लागू होने से पहले कानूनों के बारे में। 13(2) क्या बताता है? जुडिशियल रिव्यू के बारे में। 13(3) क्या बताता है? 13(3) बताता है कि विधि क्या होती है, विधि की परिभाषा क्या है। अब इसे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। भारत के राज्य क्षेत्र में विधि का बल रखने वाला कोई भी, यानी भारत के राज्य क्षेत्र में विधि की परिभाषा का मतलब अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस, आदेश यानी ऑर्डर, उपविधि यानी सब लॉ, नियम यानी रूल, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन या रूढ़ी या प्रथाएं यानी मोड्स एंड कस्टम। तो याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से विधि की परिभाषा में क्या क्या आता है, क्या क्या आता है? अध्यादेश आता है, आदेश आता है, उपविधि आता है, नियम आता है, विनियम आता है, अधिसूचना आती है, रूढ़ी आती है, प्रथा आती है, और ये ख कहता है कोई भी अधिनियम भी आता है। अधिनियम का मतलब जो समय समय पर विधायिका के द्वारा कानून बनाए जाते हैं, एक्ट बनाए जाते हैं, वो भी आता है। तो अगर मैं पूछूं कि विधि की परिभाषा में क्या क्या आता है, तो याद रखिएगा, विधि की परिभाषा में आदेश, अध्यादेश, उपविधि, नियम, विनियम, अधिसूचना, रूढ़ी या प्रथा या फिर कोई अधिनियम, ये सब आते हैं। याद रहेगा। और कोई भी आप में से जो भी लेक्चर को सुन रहा है, अगर आपको पता है कि रूढ़ी और प्रथा में क्या अंतर है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलो अब आते हैं 4 पर। 13(4) हमारे मूल संविधान में 13(4) था ही नहीं। मूल संविधान में यानी 26 जनवरी 1950 में 13(1), 13(2), 13(3) ही था। 13(4) को 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के द्वारा जोड़ा गया, और इसी संशोधन के द्वारा 368 में भी एक प्रावधान जोड़ा गया था। ये कहता क्या है कि विधि की परिभाषा में अनुच्छेद 368 के तहत होने वाला संविधान संशोधन नहीं आएगा। तो 13(4) किस अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया? 24वें संशोधन के द्वारा। इसमें क्या कहा गया है कि विधि की परिभाषा में अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं आएगा। तो क्या इसका अर्थ यह है कि सरकार संविधान संशोधन के माध्यम से मूल अधिकारों को छीन सकती है और न्यायपालिका उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकती? तो इसका उत्तर है नहीं, कर सकती है। बेशक संविधान संशोधन विधि की परिभाषा में नहीं आता, लेकिन पार्लियामेंट मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है। लेकिन अगर पार्लियामेंट मूल अधिकारों में संशोधन कर मूल अधिकारों को छीनने की कोशिश करती है, तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उसका भी जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं। तो ये 13(1) संविधान पूर्व विधियां, 13(2) जुडिशियल रिव्यू की पावर, 13(3) विधि की परिभाषा, और 13(4) बताता है कि विधि की परिभाषा में अनुच्छेद 368 के तहत होने वाला संविधान संशोधन नहीं आएगा, जो कि विशेष बहुमत और विशेष प्रक्रिया से पारित होता है। इससे कुछ विशेष बातें निकलती हैं। सबसे प्रमुख बात है कि जो अनुच्छेद 13 है, उससे एक सिद्धांत निकल कर आता है, और यह सिद्धांत सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया है। अगर कभी भी आपसे पूछा जाए कि पृथक्करणीयता का सिद्धांत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से जुड़ा है, तो आर्टिकल 13 ये कहता क्या है? जब किसी विधि के ऐसे भागों को जो संविधान के प्रावधानों से असंगत हैं, लेकिन वैध भाग अधिनियम के उद्देश्यों को समाप्त किए बिना अलग किए जा सकते हैं, तो उसे पृथक्करणीयता का सिद्धांत कहते हैं। यानी जो शब्द है उल्लंघन की मात्रा तक शून्य, उस शब्द से निकला है यह सिद्धांत पृथक्करणीयता का सिद्धांत। यानी अगर कोई कानून है, उसमें से जो
धारा या जो भाग उस कानून का मूल अधिकारों से असंगत है, अगर हम उसे अलग कर सकते हैं और बाकी प्रावधानों को लागू कर सकते हैं तो ऐसा हम कर सकते हैं। लेकिन अगर उस प्रावधान को हटाने से पूरे कानून का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, तब हम उस कानून को खारिज करते हैं। पृथक्करणीयता यानी अलग करना, वैध भागों को अवैध भागों से अलग करना। कुल मिलाकर इस सिद्धांत के अनुसार कानून या अधिनियम के वैध भागों को लागू करने दिया जाता है और जो अवैध भाग, जो हमारे मूल अधिकारों का उल्लंघन कर रहा था, उसे खारिज कर दिया जाता है। तीसरी बात याद रखिएगा, पृथक्करणीयता के सिद्धांत को सुप्रीम कोर्ट ने ए गोपालन बनाम मद्रास राज्य में, इस मामले के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 13 में पृथक्करणीयता के सिद्धांत को परिभाषित किया था। और पृथक्करणीयता का सिद्धांत कहां से निकलता है? आर्टिकल 13 के उल्लंघन की मात्रा तक शून्य शब्दों से। पढ़ते हैं आगे। अगला शब्द है या अगला सिद्धांत है आच्छादन का सिद्धांत। इसे ग्रहण का सिद्धांत भी कहते हैं। ये क्या है, इसे समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल संविधान के लागू होने से पहले, संविधान के लागू होने का मतलब है 26 जनवरी 1950 के लागू होने से पहले भारत के अंदर जो भी विधियां लागू थी, अगर वो हमारे संविधान के भाग 3 में दिए गए मूल अधिकारों के विरुद्ध हैं तो वो प्रभावहीन हो जाते। जरूरी नहीं है कि हम उसे समाप्त ही करें, जरूरी नहीं है कि हम उसे निरस्त ही घोषित करें। आच्छादन का सिद्धांत कहता है कि अगर संविधान के लागू होने से पहले कोई कानून है, कोई विधि है, अगर वो हमारे संविधान के भाग 3 में दिए गए मूल अधिकारों के विरुद्ध है तो वो प्रभावहीन हो जाएगी। इसमें निरस्त करने की बात नहीं की गई है, लेकिन इसमें क्या होता है कि प्रभावहीन होने का मतलब है कि सो जाएगी, सुप्त अवस्था में चली जाएगी। जैसे ज्वालामुखी आपने सुना होगा, सक्रिय ज्वालामुखी, निष्क्रिय ज्वालामुखी, यानी जो सोया हुआ है लेकिन कभी भी जाग सकता है। तो आच्छादन का सिद्धांत यह कहता है कि संविधान के लागू होने से पहले जो विधियां भारत में प्रचलित हैं, अगर वो हमारे मूल अधिकारों के विरुद्ध हैं तो वो सो जाएंगी और तब तक सोई रहेंगी जब तक वो हमारे फंडामेंटल राइट के विरुद्ध है, अर्थात उन पर ग्रहण लग जाएगा। जैसे ही अगर वो हमारे मूल अधिकारों के विरुद्ध नहीं है, संगत हो जाती हैं, तो वो पुनः जागृत हो जाएंगी, यानी ग्रहण हट जाएगा। ये सिद्धांत सुप्रीम कोर्ट ने दिया था भिखाजी बनाम मध्य प्रदेश राज्य के मामले में, आच्छादन का सिद्धांत। लेकिन याद रखने वाली बात यह भी है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने भिखाजी बनाम मध्य प्रदेश राज्य में सिद्धांत दिया था तो वो केवल संविधान से लागू होने से पूर्व की कानूनों या विधियों पर दिया था। लेकिन आगे चलकर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि यह सिद्धांत न केवल संविधान के लागू होने से पहले के कानूनों पर लागू रहेगा, बल्कि संविधान के बाद के कानूनों पर भी लागू होगा। तो वर्तमान में आच्छादन का सिद्धांत संविधान के लागू होने से पहले के कानूनों पर भी लागू होता है और संविधान के लागू होने के बाद के कानूनों पर भी लागू होता है। और यह सिद्धांत कहां पर आया था, किस मामले में आया था? भिखाजी बनाम मध्य प्रदेश राज्य में। लेकिन वहां पर केवल संविधान से पहले की विधियों के बारे में कहा गया था। लेकिन अंबिका लाल गुजरात बनाम अंबिका मल मामले के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये संविधान के लागू होने के बाद के कानूनों पर भी, विधियों पर भी लागू हो सकता है। मैं बार बार कानून शब्द का उपयोग कर रहा हूं, लेकिन सटीक शब्द है विधि। और विधि में क्या क्या आता है? आदेश, अध्यादेश, उपविधि, नियम, विनियम, रूढ़ी, प्रथा, अधिनियम, ये सब आते हैं, लेकिन संविधान संशोधन नहीं आता। तीसरा सिद्धांत है जुडिशियल रिव्यू। इसका संबंध किस आर्टिकल से है? 13। और 13 में भी कौन सा? 13(2). तो जुडिशियल रिव्यू का मतलब होता है कि यह न्यायपालिका की उस शक्ति को दर्शाता है जिसके अंतर्गत वह राज्य के द्वारा बनाई गई विधि, राज्य का मतलब आर्टिकल 12, विधि का मतलब अनुच्छेद 13 का सब क्लोज 3, तो अभी हम बार बार बात कर रहे हैं कि राज्य अगर कोई ऐसी विधि बनाता है जो संविधान के मूल अधिकारों के असंगत है तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट उसकी समीक्षा कर सकते हैं। अगर वो विरुद्ध है तो उसे खारिज करने का अधिकार रखते हैं। इसी को बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू का सिद्धांत। जुडिशियल रिव्यू का सिद्धांत भारत के अंदर संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से प्रभावित है। संयुक्त राज्य अमेरिका में एक केस हुआ था मार्बरी बनाम मेडिसन वाद।
उसके अंदर अमेरिका की न्यायपालिका ने इस सिद्धांत को पेश किया था। हमारे संविधान में जुडिशियल रिव्यू जैसे शब्दों का उल्लेख नहीं है, लेकिन आर्टिकल 13(2) में जुडिशियल रिव्यू की पावर अंतर्निहित है। ठीक, अब बात करते हैं चौथा, जो आर्टिकल 13 से ही एक चौथा सिद्धांत निकलता है, अधित्याग का सिद्धांत। अमेरिका के अंदर यह सिद्धांत पाया जाता है, भारत के अंदर यह सिद्धांत नहीं पाया जाता। इसका मतलब कि क्या कोई भी भारत का नागरिक अपने अधिकारों का त्याग कर सकता है? तो भारत के अंदर अधित्याग का सिद्धांत नहीं पाया जाता, अर्थात कोई भी भारत का नागरिक अपनी इच्छा से अपने अधिकारों का त्याग नहीं कर सकता। अगर कोई ऐसा करता है तो उसके लिए भी न्यायपालिका उसे प्रोटेक्ट करने का अधिकार रखती है। तो 4 सिद्धांत निकलते हैं आर्टिकल 13 से, 13(1), 13(2), 13(3), 13(4). 13(1) कहता है संविधान से पहले की विधियां, 13(2) कहता है जुडिशियल रिव्यू, 13(3) बताता है विधि की परिभाषा, 13(4) बताता है कि संविधान संशोधन विधि की परिभाषा में नहीं आएगा, जिसे 24वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। आर्टिकल 13 से 4 सिद्धांत निकलते हैं। पहला, पृथक्करणीयता का सिद्धांत, आच्छादन का सिद्धांत, जुडिशियल रिव्यू का सिद्धांत, अधित्याग का सिद्धांत। ठीक, तो हम लोगों ने आज आर्टिकल 12 और 13 को पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम पूरे समानता के अधिकार में अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक कोशिश करेंगे कि एक साथ इसे कंप्लीट करें, और उसके बाद जब संडे को लाइव क्लास रहेगी उसके अंदर हम पूरे मूल अधिकारों से जितने भी सवाल प्रीवियस ईयर के सवालों में आए हैं या फिर पूछे जा सकते हैं उसके बारे में चर्चा करें। ठीक, तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक, शेयर और कमेंट या सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।